हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं एक कहानी आपको बहुत ही अच्छी सुनाने जा रहा हूँ, सुनिएगा। दो दंपति होते हैं, जो होते हैं 65 साल उनकी उम्र लगभग होती है, और वो एक चमचमाती कार पे आते हैं। वो जाते हैं मंदिर पे, नई कार लिए होते हैं। तो वो कार पे बैठ के दोनों लोग जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ पे कुछ नारियल और कुछ फूल माला खरीदते हैं, और खरीदने के बाद वहाँ पे चढ़ाने जाते हैं और उसकी शुभारंभ करने जाते हैं। तभी दोस्तों आगे देखते क्या है कि उनके बेटा बहू एक किनारे कोने में वो जो बैठे होते हैं, और वो भी भीख मांगते हैं। तो ये बुजुर्ग महिला के जो क्या होते हैं कि दोनों जो बेटे बहू होते हैं आके पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि बाबूजी आप लोग मुझे नहीं पहचाना। तो उस पे वो उसका बाप कहता है कि नहीं, हम तुम लोग को नहीं पहचानते, और सीधे आगे बढ़ जाते हैं। और बढ़ जाने पे वो दोनों जो है बेचारे बहुत रोते बिललाते हैं कि मुझे कुछ मदद कर दीजिए। इस पर जो है वो नंद किशोर जी होते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, और कहते हैं चलो, अपनी पत्नी से कहते हैं, कमला देवी से, कि चलो हम लोग आगे चलते हैं। देखो हम लोग को बहुत देर हो रही है। और फिर वो वहाँ पे जो है कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, लड्डू ला के प्रसाद चढ़ाते हैं, और नारियल फोड़ते हैं, माला पहना के गाड़ी गाड़ी को अपना जो है टीका टपड़ी करके, और फिर आगे निकल जाते हैं। ऐसा दोस्तों क्या होता है कि ये जो दंपति होते हैं जो भीख मांगते हैं, और अपने बेटे बहू को जो है वो जो नंद किशोर जी होते हैं, जो कारी चमचमाती हुई आते हैं, वो फिर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, और वो कुछ नहीं बोलते। दोनों वो लोग चले जाते हैं, और अपने ही बेटे बहू को कुछ नहीं आगे काम करने की बात करते हैं, ना उनको कुछ सहारा देते हैं, और छिड़क के चले जाते हैं। तो ऐसा दोस्तों क्या होता है कि मतलब बिल्कुल उनके दिमाग में ये बैठ गया था कि हमें इनकी कोई मदद ही नहीं करनी है। ये दोस्तों आपको कहानी जो जो है झारखंड की सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रोचक है और बहुत ही अच्छी है। ये कहानी दोस्तों जो है एक उस पे समर्पित है, जो बेटे अपने माँ बाप को तुच्छ समझते हैं, और उनकी कोई भी मदद नहीं करते हैं, और उनको अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ये एक ऐसी ही कहानी दोस्तों है, जो कि एक लड़का होता है जिसका नाम जो है अजय होता है, और वो अपने पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी का नाम जो है ममता होता है, और वो एक बहुत बड़े बंगले में एक रहता है। ये दोनों रहते हैं। तो बंगले के बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, और सिक्योरिटी गार्ड जो है वो रखवाली करता है। तो एक दिन क्या होता है कि वहीं पे एक बुजुर्ग महिला आती हैं, जिनका नाम कमला देवी होता है, और सिक्योरिटी गार्ड से कहती हैं कि भैया मुझे जो है तुम्हारे साहब से मिलना है, और बहुत ज़रूरी काम है। वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ, तो मुझे मिलवा दो। मुझे इनके पिताजी जो है अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, और उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप ऐसा करिए कि उन्हें मिलवा दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है ठीक है माता जी आप बैठिए, मैं जो है अभी जाता हूँ और अंदर जाके बताता हूँ कि आप आई हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाता है, और जाने के बाद वो जो अजय की जो माँ होती है, अजय की जो बीवी होती है, वो बाहर ही मिल जाती है। और मिलने के बाद ये कह देती है कि क्या बात है सिक्योरिटी, तुम यहाँ नीचे ऊपर क्यों आ गए। तो उस पर से वो कहता है कि नीचे कोई आया है, जो कि 60-65 साल की बुजुर्ग महिला है, और वो कह रही हैं कि वो उनकी माँ है, अजय भैया की, और वो कुछ आपसे मिलना चाहती हैं, आप जाके मिल लीजिए। तो इस पे वो कहती है ममता कि ठीक है हम मिल लेंगे, तो आप ऐसा करो कि नीचे जाओ, और नीचे जाके अपनी ड्यूटी करो। इस बात पे वो फिर वो अंदर नीचे जाके वो ड्यूटी करने लगता है। और कुछ देर बाद जो है वो कहता है कि मैंने माँ जी बता दिया है ऊपर जाके, अभी कुछ देर में अजय साहब जो है खुद ही आएंगे नीचे। अब ये ममता जो है अंदर जाती है, जाने के बाद देखती है तो अजय जो
क्या करता है कि वो बैठ के एक लैपटॉप पे काम कर किया करता है। लैपटॉप पे काम करता है तो अंदर जाके कहती है कि देखो तुम्हारी माँ फिर आ गई है और यहाँ आके पैसा मांगने लगी है। अब ये कितनी बेइज्जती होती है, फटे पुराने कपड़े पहने रहती है, कहाँ हम लोग का रुतबा ऐसा इतना बढ़िया है, और ये यहीं पे आके जो है कुछ ना कुछ मांगा ढांगा करती है। अब की बात साफ साफ कह देना कि यहाँ तुम आया मत करो, आने से मेरी बेइज्जती होती है, और तुम लोगों की मदद भी ज़्यादा मत करना, समझे। तो इस बात पे अजय कहता है ठीक है मैं समझा दूंगा, तुम परेशान ना हो। तो वो फिर नहा धो के जो है नीचे जाता है और कहता है अपनी माँ से कि क्या है माँ, यहाँ पे क्यों आई हो। तो इस पर जो है कमला देवी कहती हैं कि देख बेटा, मैं तेरा पिता बहुत बीमार है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको पैसे की कुछ ज़रूरत है, वो सरकारी हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा के आई हूँ। कुछ पैसे की ज़रूरत है, अगर पैसे मिल जाते तो मैं उनका अच्छा से इलाज करा देती और वो ठीक हो जाते, नहीं तो ऐसे वो तड़प तड़प के मर जाएंगे, बेटा कुछ पैसे की व्यवस्था कर दे। तो इस बात पे वो अजय कहता है कि देख माँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, कुछ पैसे मैंने तुमको दिए थे ना, वो क्या हुए, मैंने 2,000 रुपये तो अभी दिए थे तुमको अगले हफ्ते, तो वो पैसे क्या पूरा खर्चा कर दी हो। तो इस पे कहती है कमला देवी, कहती है कि अरे बेटे, वो पैसा पैसा खत्म होते देर लगता है, कुछ खाने पीने में लग गया, कुछ दवाई पानी में लग गया, कुछ भर्ती कराने में लग गया, तो पैसा बचता ही कहाँ है, तो कुछ पैसे दे दे। तो इस बात पे उसकी जो बहू होती है वो कहती है देखो मैंने धर्मशाला तो खोल नहीं रखा है कि जब आओगे मुंह उठा के मैं पैसे दे दूंगी। हम लोग पैसे कितनी मेहनत से कमाते हैं और वो उसके गुजारा भत्ता हम लोग का कैसे चलता है, अब तुम क्या जानो। अब तुम्हारे पास पैसे की ज़रूरत है तो तुम इधर उधर कुछ काम करके पैसा इकट्ठा कर लो ना, मैं हम लोगों के पास पैसा नहीं है, और तुम यहाँ से जाओ और कहीं जो है अपना एवर जेवर या कुछ रखी हो तो बेच के अपना इलाज करा लो। तो बेटा भी कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ और मुझे आज ऑफिस में देर हो जाएगी, ऐसा करो कि ममता से कि तुम जाओ कुछ खाना वाना बना लो, और आज देर हो जाएगी तो तुम अपना काम सही से कर लेना, ठीक है। इस बात पे जो है वो वहीं से चला जाता है और अपनी माँ को एक पैसे भी नहीं देता है। उसकी माँ वहीं पे रोती गिड़ाती है लेकिन वो कुछ नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जो है वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और उसकी माँ के पास आता है, कहता है माँ तुम्हें, माँ जी तुमको कितने पैसे की ज़रूरत है। तो इस पे उसकी माँ कहती है देख बेटा, मुझे 2,000 रुपये मिल जाते तो अच्छा रहता, इससे इनके पिताजी के कुछ ग्लूकोज चढ़वाना है और कुछ वैसे भी दवा की ज़रूरत है, तो इतना पैसा कहाँ से क्या करोगे। तो इस बात पे वो पैसा सिक्योरिटी गार्ड अपने जेब में डालता है, हाथ देखता है तो कहता है कि पैसा तो उतना है नहीं माँ जी, लेकिन 1,500 रुपया मेरे पास है, ये आप रख लीजिए और रखने के बाद अपना इलाज बाबू जी का करा लीजिएगा। इस बात पे जो है अमला देवी की आंख में आंसू आ जाता है कि देखो एक मेरा बेटा है जो एक पैसे नहीं दिया, जो कि इस घर का मालिक है और उसके पास नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन एक पैसा नहीं दिया, और एक बेचारा सिक्योरिटी गार्ड होके देखो मेरी जेब में मेरी अपनी जेब से 1,500 रुपया दे के मदद कर रहा है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहने लगा देखो माँ जी 1,500 रुपये तो मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये 500 रुपये की कहीं से और व्यवस्था कर लीजिएगा और इससे बाबूजी का इलाज करा लीजिएगा, ये 1,500 रुपया मेरे पास है। इस बात पे वो जो कमला देवी होती हैं पैसा ले लेती है, कहती है बेटा बहुत तुम खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हारे बीवी बच्चे अच्छे से रहें, तुम बेटा बहुत बड़े परोपकारी काम किए हो, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी और तुमने दे दिया, भगवान का शुक्र है जो आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं, आपका घर संपन्न रहेगा और आपको जो है सबसे बड़ी बात है आपको कभी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो दूसरे की इच्छा को पूरी करते हैं भगवान उनकी सदा सुनता है। इस बात पे सिक्योरिटी गार्ड बहुत खुश होता है और वो पैसे लेके माँ जी चली आती हैं। आने के बाद जो है कुछ पैसा डॉक्टर को देती हैं तो उनको ग्लूकोज को चढ़ाते हैं और अच्छे से इलाज करते हैं। इलाज करते हैं तो जब वहाँ पैसा मिल जाता है तो और अच्छे से इलाज होता है और इलाज करते ही करते वो स्वस्थ भी होने लगते हैं।
तो उन्हीं के बगल में एक बेड और पड़ा था, जहाँ पे जो है एक लड़का पंकज नाम का रहता था। पंकज नाम का था, उसकी भी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो वो भी भर्ती था। तो वो उन बूढ़ा बूढ़ी को देखता है, देखते ही पहचान लेता है कि ये तो मेरे मेरे बचपन के जो टीचर हैं वो हैं, मास्टर साहब हैं जो हमको पढ़ाते थे। आज एक ऐसी दशा में यहाँ आ गए हैं और कितनी गरीबी में बैठे हुए हैं, इनके फटे पुराने कपड़े हैं और इनके पास एकदम मतलब बिल्कुल गरीबी आ गई है। तो पंकज सोचने लगता है कि ऐसा इनके पास ऐसी स्थिति कैसे आ गई, क्या हो गए, इतना गरीब क्यों हो गए और यहाँ पे कैसे पड़े हैं। तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता है, लेकिन फिर भी सोचा करता है कि इनसे कैसे बात करूं। फिर कुछ देर बाद आता है और आने के बाद कहता है कि नमस्ते गुरुजी। फिर दोस्तों पंकज जो है कहता है कि मास्टर साहब, आपने मुझे बहुत ही पढ़ाया है बचपन में, बहुत ही अच्छे से शिक्षा दी है। आज उसी का नतीजा है कि आज मेरा जो है अच्छा खासा बिजनेस चलता है और सब कुछ, मेरा बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है, मेरा घर परिवार भी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा से चल रहा है। तो आपकी ये देन है जो आप हमको बचपन में पढ़ाए हैं, जिससे जो है आज मैं बहुत संपन्न हूँ। तो इस बात पर नंद किशोर कहते हैं कि मैंने कब पढ़ाया, उनको कुछ याद नहीं आता है। लेकिन नंद किशोर जी कहता है कि अरे मैं गुप्ता जी का लड़का हूँ, आप भूल गए क्या? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, कितना होनहार बनाया, ये सब आप ही की देन है। नहीं तो मैं इंटर में बैठ नहीं पाता, आपने मेरी मदद की थी, आप कितने अच्छे हैं। तो इस पर नंद किशोर कहता है अरे बेटा, सब समय समय की बात है। एक समय था जो मेरे पास भी बहुत पैसा हुआ करता था। तो सबसे खास बात यह है कि उनकी 3 बहनें थी नंद किशोर जी की, और तीनों बहनें जो है, खास बात ये थी उनकी कि तीनों बहनों का बोझ उनके ऊपर था। वो भरण पोषण करते थे और एक एक करके तीनों की शादी करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर धंधा नहीं चला और नहीं चल रहा है तो धीरे धीरे आदमी की गरीबी आनी ही आनी है। तो इसी तरीके से वो तीनों बहनें की शादी करते हैं और शादी करने के बाद जो है वो बेचारे किसी तरीके से अपना घर परिवार चलाते हैं। उन्हीं में एक लड़का उनका जो अजय होता है, उनको भी पढ़ा लिखा के वो बड़ा करते हैं अच्छे से और एक काबिल बना देते हैं, वो एक अफसर अधिकारी बन जाता है। तो सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि उसको अपने माँ बाप को साथ रखना चाहिए, तो अपने माँ बाप को साथ ना रख के वो अपना अकेला बीवी बच्चे अपना खिलारे हो जाता है और इन लोगों की कोई मदद नहीं करता है। और ये बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, इनकी तबीयत भी खराब रहती है। तो वही सब पंकज सुन के जो है बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि गुरुजी ऐसा करिए कि आप तो लगभग स्वस्थ यहाँ से हो ही गए, हमको भी यहाँ से जाना ही है। ऐसा करिए आप मेरे घर चलिए, आपको वहाँ पे जो है कुछ दिन रहिएगा, ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाइएगा तो आप चले जाइएगा या रुकिएगा, जैसा आपकी इच्छा करें। तो वो कहता है नहीं, मैं नंद किशोर जी कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं दूसरे पर बोझ होने क्यों जाऊँगा, आप सबके पास खर्चा है। तो कहता है कि अरे गुरुजी, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे 2 बिजनेस चल रहे हैं कपड़े के और 2 जगह ज़रूरत है, आप चलिए तो सही। तो इस बात पे उसका जो है गुरुजी कहते हैं ठीक है, चलने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन बेटा ऐसा है, मुझे कुछ ऐसा काम दिला दो कि जिससे मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकूँ। तो वो कहता है चलिए तो सही, मेरे यहाँ बहुत 2 फैक्ट्रियाँ हैं, एक फैक्ट्री पे मैं बैठता हूँ, एक फैक्ट्री पे मेरे पिता बैठते हैं। तो वो आपको जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ आप कर लीजिएगा, आप चलिए पहले। तो कहते हैं कि ठीक है, और जाता है अपने पिताजी से मिलवाता है पंकज। तो उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं कि मेरे बेटे को यही पढ़ाए हैं, यही होनहार बनाए हैं और आज बहुत ही अच्छा लड़का है। तो वो सुनते हैं और कहते हैं कि बहुत ही अच्छा है, ऐसा है कि तुम इनको कहीं एक कमरा दे दो और ये दोनों अपना दंपति रहें, अपना खाए पिए, कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो वहाँ पे कई किराएदार रहते हैं वही पंकज के, तो उसमें से एक कमरा इनको भी दे दिया जाता है जो नंद किशोर जी होते हैं। तो पंकज कहता है देखिए सर, मेरे पास एक जगह है जो मेरे पिताजी जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे वो सही से जोड़ जोड़ गांठ नहीं पाते हैं, उल्टा सीधा पैसा के चला जाता है
और अच्छा सा बिजनेस चलता ज़रूर है, लेकिन पैसे का हिसाब किताब नहीं होता है। तो ऐसा करिए कि आप वहाँ पे अगर रुकना चाहें तो आप वहाँ पे ड्यूटी कर लीजिए, और ड्यूटी करने के बाद जो पैसा आपको मिलेगा उससे आप अगर हमको किराया देना चाहें तो दे दीजिएगा, नहीं तो ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप सम्मानजनक आदमी हैं, कुछ ऐसे ऐसे रहेंगे नहीं। तो इस बात पे कहता हाँ बेटा, मैं तो ऐसे नहीं रहूँगा, आप ये ड्यूटी अगर दे देते हैं तो अच्छी बात रहेगी। तो वो ड्यूटी पे अच्छा से काम करने लगते हैं और उनका बढ़िया से बिजनेस भी संभालने लगते हैं और बिजनेस भी अच्छा चलने लगता है। तो उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा, एक होनहार जो मेहनती जिसको होना चाहिए, तुमने बेटे ये बहुत ही अच्छे टीचर को दे दिया है। ये बोल बातचीत के अच्छे हैं, व्यवहार के अच्छे हैं और इनसे धंधा भी काफ़ी बढ़ गया है। तो अच्छा खासा सैलरी भी इनको देते हैं सब, और मास्टर जी उस सैलरी से अच्छा खासा जो है पैसा भी अर्जित करने लगते हैं, उसमें से किराया भी दे देते हैं और पैसा भी बचाने लगते हैं और पैसा भी बचने लगता है। इस बात पे जो है काफ़ी संपन्न होने लगते हैं, धीरे धीरे पैसा उनके पास काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। तो एक दिन कहते हैं पंकज से कि बेटा ऐसा है, मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, 7-8 लाख रुपए, तो ऐसा बताओ मैं क्या करूं कि कुछ उस पैसे का यूज हो और उससे पैसा कुछ और बनाया जाए। तो वो कहता है कि देखिए सर, ऐसा है कि अब आपके पास पैसा हो गया है तो आप छोटी सी एक दुकान ले लीजिए और आप कपड़े का ही धंधा करिए। तो अब यहाँ आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब नौकरी की नौकर की हस्ती में क्यों रहेंगे, आप एक मालिक खुद बन जाइए। तो वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, ये तो अच्छी बात है। वहीं पे जो जहाँ पे उनका पुराना बंगला होता है, वहीं से कुछ दूरी पे जाके वो एक एक मकान ले लेते हैं और उस मकान में ये दोनों दंपति फिर से रहने लगते हैं। और उसके कुछ कम से कम 3000 मीटर की दूरी पे वहाँ पे उनका बंगला होता है जहाँ वो पहले रहते हैं, जिनका जिनका पहले छोटे से बड़े तक उनका पूरा परिवार चलता था, जहाँ उसके बेटे बहू रहते थे, लेकिन वो कभी जाते नहीं थे और ना कभी उनको देखे थे कि वो कब निकलते हैं क्या है। पहले वो गाड़ी गड्ढा से निकलते थे, लेकिन बाद में वो लोग नहीं जानते कि वो सब आखिर जाते कहाँ हैं और कहाँ हैं। ये सुनकर बहुत ही उनको आश्चर्य होता है कि आखिर वो दोनों लोग हैं कहाँ, जो मेरे बेटे बहू हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। और इनके पास काफ़ी पैसा दोस्तों हो जाता है, तो उस पैसे से घर भी खरीद लेते हैं और वहाँ पे अपना गुजर बसर भी अच्छा से करने लगते हैं। इनकी दुकान 4-5 साल बाद इतनी अच्छी चलती है कि धीरे 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 इनका पैसा पूरा संपन्न हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा रोजगार चलने की वजह से अपना एक सोचते हैं एक कार लेने के लिए। तो अपनी बीवी से कहते हैं कि देखो कमला, मुझे तुम्हारी ख्वाहिश पूरा करना है, कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। तो कमला कहती हैं कि बढ़ोतरी में चले हो गाड़ी खरीदने, गाड़ी क्या करोगे। तो कहता है अरे यार, तुम गाड़ी खरीदने की बात कर रही हो, मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ खरीद लूँगा। अब तुम्हारी जब हम लोग की उम्र थी तब तो मैं कुछ किया नहीं, अब हम बुढ़ौती में जो है कम से कम पैसा आया है तो तुम्हारी शौक़ों को पूरा करूँगा, बताओ तुम क्या चाहिए तुम्हें। तो उसकी जो माँ है, मतलब बीवी है कमला देवी, वो कहती हैं कि देखो एक दिन की बात है, हमें गई थी पैसा मांगने के लिए अजय बेटे से, तो उसने पैसा नहीं दिया और देने के बाद उसकी बहू कह रही थी कि तुम्हारी औकात है गाड़ी में बैठने की। उस समय मैं गाड़ी पे उसकी बैठने कह रहे थे मुझे छोड़ दो अस्पताल तक, तो वो मानी नहीं, कहने लगे तुम्हारी औकात नहीं है कि गाड़ी पे बैठ जाओ। और वही सब मुझे याद आ रहा है, आखिर आखिर वो गाड़ी आप ले लीजिए तो हम लोग भी चलते हैं, कुछ मौज मस्ती करते हैं। तो इस बात से जो है पंकज बड़ा खुश हो जाते हैं नंद किशोर जी। एक मारुति कार बढ़िया चमचमाती हुई निकलवाते हैं और निकलवाने के बाद कमला देवी से कहते हैं चलो हम लोग इसको पहले मंदिर में चल के इसका वो पूजा पाठ करवाते हैं, उसके बाद हम लोग घूमते हैं। तो वो दोस्तों क्या करते हैं, दोनों दंपति गाड़ी में बैठ के वो चले जाते हैं एक मंदिर के पास, और मंदिर के पास रोकते ही जो है वो गाड़ी से उतरते हैं और वहाँ से कुछ नारियल और कुछ लड्डू लेते हैं और ऊपर चढ़ाने के लिए जाते हैं। तभी दोस्तों उनके बेटा बहू वहाँ भीख मांगते हुए दिखाई पड़ जाते हैं और दिखाई पड़ने के बाद जो है वो सोचने लगते हैं कि आखिर मैं क्या करूं, कि ये बेटे बहू यहाँ कैसे इस कंडीशन में है जो भीख मांग रहे हैं। तो वो सब समझ जाते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। ऊपर जाके जो है
जो कमला देवी होती हैं ऊपर जाके नारियल चढ़वाती हैं और लड्डू लड्डू से भोग लगवाती हैं और गाड़ी में नीचे आके बैठ जाते हैं। और ये नंद किशोर जी जो है ये देखते ज़रूर हैं कि मेरे बेटे बहू हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं क्योंकि उनको नाराज़गी बहुत तगड़ी होती है कि एक समय ये लोग भी मेरी मदद नहीं किए थे। लेकिन फिर भी बेटा आके पैर पकड़ लेता है, कहता है पिताजी आप तो मेरे पिता हैं, मुझे छोड़ के मुंह मोड़ के कैसे जा सकते हैं, तो ये आप नहीं कर सकते। तो इस पे वो कहता है कभी तुमने मेरा इलाज कराया, कभी तुम लोग हमको समझे। आज आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो सब किसी की देन है, और तुम जो है जब तुम्हें देना था तब तुम कुछ मुझे दिए नहीं, और आज मैं दर दर का भिखारी हो गया था, तो अब मुझे चलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, कमला देवी को और अपनी बीवी को, कमला देवी और अपने को बैठाते हैं गाड़ी पे और वहाँ से निकल जाते हैं। तो जाके पता लगाते हैं तो इनका जो बेटा है उसमें बैंक में बहुत घाटा हो जाता है, और घाटा होने पे इनका सब कुछ चला जाता है, और उसके बाद भी 10 लाख कर्जा रहता है। वो चुका नहीं पाते हैं तो सब जो है इनकी जो है नीलामी हो जाती है और इनसे घर से बेघर कर दिया जाता है, और दर दर की ठोकरें खाते हैं और जाके भीख मांगने लगते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब भीख मांगने का नतीजा क्यों आता है, ये जो माँ बाप की कभी सेवा ना करे और उससे गलत तरीके से बोले, और तो ये सबके सामने है दोस्तों, सबके सामने आता है। उसी तरीके से इनके सामने भी आ गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को अच्छे विचार, अच्छे काम, अच्छे सब कुछ करना चाहिए। अगर गलत धंधे से, गलत तरीके से काम करोगे तो उसका नतीजा बुरा ही होता है। तो ये दंपति जो है वहाँ से अपने बेटे की मदद इसी वजह से नहीं करते क्योंकि एक दिन वो लोग नहीं मदद किए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मदद करना तो अच्छी बात है, लेकिन आदमी निस्वार्थ मदद किसी की नहीं करना चाहता है। कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, वही कमी इनके लड़के में थी, और इनका लड़का जो है नालायक था, वो कोई काम नहीं किया था, न पैसे दिया था और हंस रहा था। आज उसकी कंडीशन खराब है तो ये लोग भी साथ नहीं देते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कहानी तो आगे और सुनाएंगे दूसरी बार में। एक बार में तो पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको जो है सुनने में असहज महसूस होगा कि इतना लंबा वीडियो में केवल एक ही बात बोलता है। तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी, जैसा हो कमेंट शेयर बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।